अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक पंचायत पढ़ रहे हैं। पिछले सबक में हमने इसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ा था। आज सबक की पढ़ाई होगी और आज के सबक में शामिल मुश्किल अल्फाज के मायने समझाए जाएंगे और उनकी वजाहत की जाएगी। इसके साथ साथ आज जो सबक पढ़ाया जाएगा उसमें शामिल मशकी सवालात के जवाबात भी हल किए जाएंगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था। साजे में खेती होती, लेन देन में भी कुछ साझा था, इकट्ठा कारोबार करते। एक को दूसरे पर कामिल एतमाद था, एक दूसरे पर एतमाद करते थे। जुम्मन जब हज करने को गए थे तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते। इस दोस्ती का आगाज उस जमाने में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के पिदरे बुजुर्गवार यानी जुम्मन के वालिद शेख जुमराती के रूबरू यानी सामने जानुए अदब तय करते थे, यानी पढ़ते थे। उनके सामने अदब से बैठते थे, पढ़ते थे। यानी शेख जुम्मन जो है उनके वालिद उस्ताद थे, तो ये दोनों बच्चे उनके पास पढ़ते थे। इस वजह से उन दोनों में दोस्ती हो गई। शेख जुम्मन और अलगू चौधरी, पहले सबक में बताया जा चुका है कि इन दोनों किरदारों के दरमियान ही सारी कहानी घूम रही है। अलगू ने उस्ताद की बहुत खिदमत की, खूब रकाबियाँ मांजी, बर्तन धोए। रकाबियाँ मांजी, बर्तन धोए, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का दम न लेने पाता था, यानी हुक्का हर वक्त ताज़ा रखते। उनके बाप पुरानी वज़ा के आदमी थे, पुरानी हालत, पुरानी सोच के। तालीम के मुकाबले में उन्हें उस्ताद की खिदमत पर ज़्यादा भरोसा था, यानी उनका बेटा अलगू अगर उस्ताद की खिदमत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, तालीम तो साथ साथ हासिल होती रहेगी। वो कहा करते थे उस्ताद की दुआ चाहिए, जो कुछ होता है फैज़ से होता है, फैज़ बरकत। और अगर अलगू पर उस्ताद का फैज़ या दुआओं का असर न हुआ तो उससे तस्कीन थी कि तहसील इल्म का कोई दकीका कमी उसने फरूगुजाश्त नहीं किया, यानी नहीं छोड़ा। यानी अलगू उस तरह कामयाब नहीं हो सका, फिर भी उसके वालिद को यह तसल्ली थी कि चलो इसने कोशिश तो की है। इल्म इसकी तकदीर ही में ना था। शेख जुमराती खुद दुआ और फैज़ के मुकाबले में ताजियाने के ज़्यादा कायल थे। ताजियाने कोड़े मारने, सजा देने, यानी सख्त उस्ताद थे और जुम्मन पर इसका बेदरेग इस्तेमाल करते थे। अलगू को तो कम मारते थे, लेकिन अपने बेटे जुम्मन को बहुत सख्त सजा देते गलती पर। इसी का फैज था, यानी वालिद की सख्ती थी कि आज जुम्मन की कुर्बो जवार इर्द गिर्द के मवाजात, यानी गांव में, देहातों में, जिस गांव में वो रहता था, ना सिर्फ उस गांव में बल्कि इर्द गिर्द के गांव में भी प्रस्तश होती थी, पूजा होती थी। यानी लोग इसको बड़ा आदमी समझते थे। तो क्या मार खाने से आदमी बड़ा होता है? मतलब यह बच्चों के बाप की सख्ती की वजह से वो गलत रास्ते पर नहीं चला, वो अच्छा इंसान बना, बड़ा आदमी बना, कामयाब आदमी बना। इस वजह से सारे लोग उसकी इज्जत करते थे। शेख जुम्मन की एक बूढ़ी बेवा खाला थी। उस खाला के पास कुछ थोड़ी सी मलकियत थी, थोड़ी जमीन थी, मगर गरीब का वारिस कोई ना था। यानी जुम्मन की खाला थी, खाला कहते हैं वालदा, माँ की बहन को। वो बेवा हो गई थी, इन उनका खामन फौत हो गया, तो अब कोई और वारिस ना था। जुम्मन ने वादे वईद के सबज बाग दिखाकर जुम्मन ने वादे किए कि मैं आपकी बड़ी खिदमत करूंगा, आपको अपने पास रखूंगा। इस तरह धोखा देकर खाला अम्मा से वो मलकियत अपने नाम करा ली, यानी वो ज़मीन ले ली कि आप तो अकेली हैं, क्या करेंगी, ज़मीन मुझे दे दें, मैं इस पर हल चलाऊंगा, फसल बोऊंगा और जो आमदनी होगी मैं आपको भी हिस्सा दूंगा, तो आप आराम से रहेंगी। जब तक हब्बा नामा पर रजिस्ट्री ना हुई थी, यानी ज़मीन उनके नाम पर ट्रांसफ़र ना हुई, उनको न मिली, खाला जान की खूब खातिरदारियाँ होती थीं। खाला की बड़ी खिदमत करते थे। ज़ाहिर ज़मीन जो लेनी थी तो खिदमत तो करनी थी। खूब मीठे लुकमे, चटपटे सालन खिलाए जाते थे, यानी अच्छे अच्छे खाने खिलाते। मगर पगड़ी की मोहर होते ही इनकी खातिरदारियों पर भी मोहर हो गई। यानी जैसे वो ज़मीन इनके नाम हुई, अदालत में गए, हुकूमत के दफ्तर में गए, वहाँ से कागज़ मिल गए कि अब ज़मीन शेख जुम्मन के नाम हो गई है, तो शेख जुम्मन और उसकी बीवी जो खिदमत करते थे वो भी ख़त्म हो गई। जुम्मन की अहलिया बी फहीमन ने रफ्ता रफ्ता सालन की मिकदार रोटियों से कम कर दी, यानी खाना भी पूरा ना मिलता। कुछ दिनों तक खाला जान ने और देखा, मगर जब बर्दाश्त ना हुई तो जुम्मन से शिकायत की। यानी उसने जुम्मन से कहा कि ये क्या मामला है, पहले इतनी खिदमत करते थे, लेकिन जब से ज़मीन तुम्हारे नाम हुई है अब तुम मुझे पूछते नहीं हो, ना तुम्हारी बीवी वो मेरा ख्याल रखती है। जुम्मन सुलह पसंद आदमी था, अब इस मामले में मुदाखलत करना मुनासिब न समझा। कुछ दिन तो रो धोकर काम चला। आखिर एक रोज़ खाला जान ने जुम्मन से कहा
बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभा ना होगा, यानी मैं तुम्हारे साथ अब गुजारा नहीं कर सकती। तुम मुझे रुपया दे दिया करो, यानी तुम मुझे पैसे दो। अब खाना पका हुआ नहीं खाना मैंने तुम्हारे घर से, मैं अपना अलग पकाऊंगी। जुम्मन ने बेएतनाई से कहा, बेएतनाई से जवाब दिया, यानी परवाह ही ना की। रुपया क्या यहाँ फलता है? फलता है यानी दरख्तों पे लगता है? क्या पैसे मेरे पास मुफ्त में आते हैं? दरख्तों पे लगती हैं। खाला जान ने बिगड़ कर कहा, तो मुझे नान नमक चाहिए या नहीं? नान नमक खर्चा। जुम्मन ने मजलूमाना अंदाज से जवाब दिया, यानी जिस तरह जुम्मन पर जुल्म हो रहा हो। चाहिए क्यों नहीं, मेरा खून चूस लो। कोई ये थोड़ी ही समझता था कि तुम ख्वाजा खिजर की हयात लेकर आई हो। ख्वाजा खिजर की हयात, ख्वाजा खिजर एक बुजुर्ग हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, यानी अल्लाह ने उनको बहुत लंबी जिंदगी दी है। इसका मतलब यह है कि मुझे क्या मालूम था तुम्हारी इतनी लंबी उम्र होगी, यानी ये तो बड़ी गलत बात हो गई। ये कह रहा है शेख जुम्मन कि मैं समझता था आप जल्दी मर जाएंगी तो ज़मीन मेरे पास आ जाएगी, मुझे क्या मालूम था इतने अरसे तक जिंदा रहेंगी। खाला जान अपने मरने की बात नहीं सुन सकती थी। जामे से बाहर होकर, यानी बहुत गुस्से होकर, पंचायत की धमकी दी। ये धमकी दी कि मैं पंचायत बुलाऊंगी, जिरगा बुलाऊंगी, सारे लोगों को इकट्ठा करूंगी, उनको ये बात समझाऊंगी और बताऊंगी। जुम्मन हंसे, वो फातिहाना हंसी जो शिकारी के लबों पर हिरन को जाल की तरफ जाते हुए देखकर नजर आती है। यानी वो खुश हुआ कि शुक्र है खाला खुद जाल में आ रही है। क्यों भाई? क्योंकि पंचायत बुलाएगी, जिरगा बुलाएगी, लोग आएंगे, तो खाला को कौन जानता है? खाला के हक में तो कोई नहीं बोलेगा। जुम्मन तो बड़ा आदमी था, सारे जुम्मन की हमायत करेंगे। इसने कहा ठीक है, अच्छा है, जिरगे में ये फैसला हो जाएगा, पंचायत में ये फैसला हो जाएगा, तो खाला का मामला खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए, मुझे भी दिन रात का वबाल पसंद नहीं। पंचायत की सदा किसके हक में उठेगी, यानी पंचायत किसके हक में फैसला देगी, इसके मुतालिक शेख जुम्मन को अंदेशा ना था। उसको कोई डर ही नहीं था। अंदेशा, खतरा, डर। कुर्बो जवार में यानी इर्द गिर्द ऐसा कौन था जो उनका शर्मिंदा मिन्नत ना हो, यानी जिस पर शेख जुम्मन ने एहसान न किया हो? कौन था जो उनकी दुश्मनी को हकीर समझे, यानी उनको कोई दुश्मन नहीं बना सकता था? कोई खाला के हक में बोलेगा तो शेख जुम्मन उसका दुश्मन हो जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं था। किस में इतनी जुर्रत थी जो उनके सामने खड़ा हो सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। ज़ाहिर जुम्मन को पता था इर्द गिर्द के लोगों नहीं आना है, तो वो तो सारे मुझे जानते हैं, मेरे दोस्त हैं, या मुझे बड़ा आदमी समझते हैं, तो मुझसे डर कर मेरे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला लकड़ी लिए आसपास के गांव के चक्कर लगाती रही। कमर झुककर कमान हो गई। इस तरह बो होती है ना, एरो जिसमें लगा के हम चलाते हैं, कमान, तीर जिससे निकलता है, तो बूढ़ा आदमी जब होता है तो कमर सीधी नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात अपने बूढ़ों को देखा होगा, वो झुक जाते हैं लाठी के सहारे, उनकी कमर ऐसे हो जाती है जिस तरह बो है, जिस तरह कमान है, उसे कहते हैं। यानी चल चल के थक गई थी बेचारी। एक कदम चलना मुश्किल था, मगर बात आ पड़ी थी, यानी अब मामला आ गया था, मुश्किल थी सूरत हाल, फैसला तो करना था। इसका तस्फिया जरूरी था, यानी कोई ना कोई झगड़े का हल तो निकालना था। शेख जुम्मन को अपनी ताकत, रसूख और मंतक पर कामिल एतमाद था। यानी उसे एतमाद था, मेरा रसूख यानी मेरा बड़ा असर व रसूख है, बड़े लोग मुझे जानते हैं, बड़ा असर है मेरा लोगों पर, मेरे पास मंतक है, दलीलें हैं, ताकत है। वो किसी के सामने फरियाद करने नहीं गए। उसने किसी को नहीं कहा कि जिरगे में मेरे हक में बात करना। बूढ़ी खाला ने अपनी दानिश्त में, यानी अपने सोच के मुताबिक, अपनी फिक्र के मुताबिक, तो गिरिया जारी करने में कोई कसर ना उठा रखी, यानी कोई कमी ना छोड़ी, हर एक के सामने फरियाद की। खूबियत तकदीर कोई इस तरफ माइल ना हुआ, यानी उसकी तकदीर बेचारी ऐसी थी कि कोई उसकी तरफ तवज्जो करने के लिए तैयार ही नहीं था। किसी ने तो यूं ही हाँ हूं करके टाल दिया, किसी ने जख्म पर नमक छिड़क दिया। जख्म पर नमक छिड़कना है गलतियां याद दिलाकर शर्मिंदा करना कि आपने क्यों जमीन दी थी, किसने कहा था। जिस तरह आदमी को जख्म लगाओ ना, तो उसके ऊपर अगर दवा लगाई जाए, मरहम लगाई जाए, तो फिर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर नमक छिड़का जाए तो बहुत तकलीफ होगी। तो आदमी पहले दुख में हो, फिर उसको याद दिलाना कि गलती तुम्हारी है, बार बार उसको ये कहना, इसका मतलब होता है जख्म पर नमक छिड़कना। चारों तरफ से घूम घाम कर, यानी हर तरफ से जब मायूस हो गई, बुढ़िया अलगू चौधरी के पास आई। बच्चों अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अब बुढ़िया, वो जो बूढ़ी खाला थी, वो उसके दोस्त के पास आई, लाठी पटक दी, हाथ में पकड़ी हुई थी ना लाठी, जमीन पर जोर से मारी और दम लेकर कहा, थोड़ी देर सांस लिया, थक गई थी, और कहा, बेटा तुम भी घड़ी भर को मेरी पंचायत में चले आना, यानी थोड़ी देर के लिए तुम भी आना पंचायत में। अलगू बेरुखी से बोले, उसने तवज्जो ना की।
मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला ने हाँप कर कहा। हाँपना होता है जब सांस आदमी को चढ़ा हुआ हो और सांस तेज आ रही हो और आदमी थक गया हो, तो आदमी मुश्किल से बात करता है, उसे कहते हैं हाँपना। अपनी फरियाद इसलिए लिखा हुआ है बच्चों कि ये अनपढ़ औरत है तो फरियाद नहीं कह सकती, ये फरियाद कह रही है। ये गलत नहीं लिखा हुआ, बल्कि एक अनपढ़ आदमी की, एक अनपढ़ किरदार की जबान से जिस तरह अदा होता है उसी तरह का लफ्ज़ लिखा हुआ है। अपनी फरियाद तो सबके कान में डाल आई हूं, आने ना आने का हाल अल्लाह जाने। अलगू ने जवाब दिया, यूं आने को मैं भी आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा, यानी मैंने कोई बात नहीं करनी। खाला ने हैरत से पूछा, क्यों बेटा? अलगू ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अब जान छुड़ाना चाहता था। अब इसका क्या जवाब? अपनी अपनी तबीयत। जुम्मन मेरे पुराने दोस्त हैं, इससे बिगाड़ नहीं कर सकता, मैं उसकी दुश्मनी नहीं ले सकता, वो मेरा पुराना दोस्त है, मैं आपकी वजह से क्यों उसको अपना दुश्मन बनाऊं? अब जरा यहां पर बड़ी तवज्जो चाहिए। मैंने आपसे कहा था ना कि प्रेमचंद के अफसाने में हक और बातिल की लड़ाई होती है, नेकी और बदी की। अब देखो खाला क्या बात करने लगी है। खाला ने ताक कर निशाना मारा। ताक कर निशाना मारने का मतलब होता है जब निशाना सही लेकर ना, सही नुक्ते पर निशाना लगाना, यानी सही बात की सही वक्त पर। क्या बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? बिगाड़ के डर से यानी क्या तुम्हें डर है कि दोस्ती खत्म हो जाएगी, तो इस दोस्ती को बचाने के लिए झूठ बोलोगे, यानी हक बात नहीं करोगे? इसका मतलब हुआ हक बात करना सबसे पहले है, हक सच। इसके लिए दोस्ती रिश्ते नहीं देखे जाते। शाम को एक पेड़ के नीचे, एक दरख्त, पेड़ का मतलब है दरख्त, पंचायत बैठी। टाट बिछा हुआ था। टाट का मतलब समझो दरी। हुक्का पानी का भी इंतजाम था। ये सब शेख जुम्मन की मेहमान नवाजी थी। वो खुद अलगू चौधरी के साथ दूर बैठे हुक्का पी रहे थे, यानी उसने इंतजाम कर दिया और एक साइड पर बैठ गया। जब पंचायत पूरी बैठ गई, यानी लोग आ गए सारे, तो बूढ़ी बी ने हाजरीन को मुखातिब करके कहा, बच्चों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सब जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। उसे आप लोग जानते होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहीने हयात रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। साल 6 महीने तो मैंने इनके साथ किसी तरह रो धो के काटे गुजारे, मगर अब मुझसे रात दिन का रोना नहीं सहा जाता, बर्दाश्त नहीं होता। मुझे पेट की रोटियां तक नहीं मिलती। बेकस बेवा हूँ, थाना कचहरी कर नहीं सकती, सिवाय तुम लोगों के और किससे अपना दुख दर्द रोऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उस राह पर चलूं। अगर मेरी बुराई देखो, अगर मेरी गलती है तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, यानी मुझे सजा दो। मुंह पे थप्पड़ ये नहीं कि बुजुर्ग के मारे मुंह पर, कोई मतलब यह कि मुझे सजा दो, मुझे मुजरिम बना दो। जुम्मन की बुराई देखो तो उसे समझाओ, यानी जो हक बात है वो फैसला करो। क्यों एक बेकस की आह लेता है? बेकस बेसहारा, आह फरियाद, यानी मैं एक मजबूर औरत हूं तो मैं फिर इसको बद्दुआ दूंगी। इसको चाहिए कि बद्दुआ ना ले। जुम्मन मियाँ, पंच किससे बदते हो? एक आदमी ने कहा। अभी से तय कर लो। जुम्मन ने हाजरीन पर एक उड़ती हुई नजर डाली और दिलराना अंदाज में कहा, बड़ी बहादुरी से, खाला जान जिसे चाहे पंच बनाए, मुझे उज़र नहीं है, कोई मुझे मसला नहीं है, कोई मुझे एतराज नहीं है। अरे अल्लाह के बंदे, तू पंचों के नाम क्यों नहीं बता देता? खाला ने कहा, चिल्ला कर कहा, जोर से कहा कि तुम पंचों के नाम बताओ। जुम्मन ने बुढ़िया को गजबनाक निगाहों से देखा, गुस्से से। अब इस वक्त मेरी जबान न खुलवाओ, जिसे चाहो पंच बनाओ, यानी जिसका मर्जी है जिससे फैसला करवाना है करवा लो। खाला ने जुम्मन के एतराज को ताड़ लिया, यानी समझ गई। बोली, बेटा खुदा से डर, मेरे लिए कोई अपना ईमान न बेचेगा। इतने भले आदमियों में क्या सब तेरे दुश्मन हैं? और सबको जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानेगा। उसका एतराज यह था शेख जुम्मन का कि तुम सबसे जाके जब मेरे खिलाफ फरियाद करती रही हो, मेरे खिलाफ बातें कर रही हो, तो अब जिसे मर्जी बना लो। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें एतराज है कि मैंने लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया है तो चलो तुम्हारे दोस्त को सरपंच बना देती हूँ। जुम्मन फरते मुसरत से बाग बाग हो गए, मगर जब्त करके बोले, जब्त काबू। बाग बाग हो गए, बहुत खुश हो गए। फरते मुसरत, खुशी का जोश, बहुत खुश हो गया, इसलिए उसका तो दोस्त था। अलगू चौधरी ही सही मेरे लिए जैसे रामधन मुसर, वैसे अलगू चौधरी कोई मेरा दुश्मन नहीं। अलगू बगलें झांकने लगे, यानी अलगू परेशान हो गया। बगलें झांकना, परेशान हो जाना कि अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में ना आना। इस झमेले में नहीं फंसना चाहते थे वो, इस झगड़े में नहीं फंसना चाहता था।
मोतरजाना अंदाज से कहा, एतराज करते हुए कहा, बूढ़ी माँ, तुम जानती हो मेरी और जुम्मन की गाढ़ी दोस्ती है, बहुत पक्की दोस्ती है। खाला ने जवाब दिया, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। देखा ना बच्चों, यहाँ फिर नेकी और बदी का मुकाबला आ रहा है। खाला बता रही है उसको कि नेकी नेकी होती है, जो आदमी हक पे खड़ा होता है उस पर फिर दोस्त और रिश्तेदारों को वो नहीं देखता, फिर वो हक की बात करता है चाहे जिसके भी खिलाफ हो। पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो अल्लाह की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी ने कहा, शेख जुम्मन, यानी अलगू चौधरी अब बैठ गया और फिर सबसे पहले शेख जुम्मन से बातें करने लगा। अभी देखो थोड़ी देर पहले वो उसके साथ बैठा था अपने दोस्त के, लेकिन जब यहां आकर बैठा तो अलगू चौधरी ने क्या कहा, अब इस बात पर अपने गौर करना है। शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब जरूरत पड़ी है तुमने मेरी मदद की है और हमसे भी जो बन पड़ा है यानी हो सका है तुम्हारी खिदमत करते आए हैं, यानी हम बड़े दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, मदद करते हैं। मगर इस वक्त ना तुम हमारे दोस्त हो ना हम तुम्हारे दोस्त, ये इंसाफ और ईमान का मामला है। खाला जान ने पंचों से अपना हाल कह सुनाया, तुमको जो कुछ कहना हो कहो। यानी उसने सादी बात कह दी, खुली साफ सुथरी, कि अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, तुमने जो कहना है कहो, खाला अपनी बात कर चुकी हैं। बच्चों पढ़ाई आज यहां तक ही होगी, बाकी हिस्से की पढ़ाई अगले सबक में होगी। अब इसके बाद हम आज के सबक में शामिल मशकी सवालात के जवाबात तलाश करते हैं। आज के सबक में मौजूद मशकी सवालात ये हैं, शेख जुम्मन और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ? शेख जुम्मन और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ उस वक्त होगा जब ये दोनों लड़के शेख जुम्मन के वालिद शेख जुमराती की शागिर्दी में तालीम हासिल करते थे। शेख जुम्मन की बीवी का खाला की मलकियत के हब्बानामा की रजिस्ट्री के बाद खाला से कैसा सलूक था? हब्बानामा की रजिस्ट्री के बाद शेख जुम्मन की बीवी ने खाला के लिए रोटियों और सालन की मिकदार कम करना शुरू कर दी और उनके साथ बेगानों वाला रवैया इख्तियार कर लिया। अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन क्यों खुश था? अलगू चौधरी शेख जुम्मन का गहरा दोस्त था। जब दोनों ने अलगू चौधरी को पंच मुकर्रर किया तो शेख जुम्मन का ख्याल था कि वो दोस्ती निभाएगा और जुम्मन के हक में फैसला देगा, इसलिए वो अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर बहुत खुश था। आपने आज पढ़ाए गए सबक को दोबारा पढ़ना है और मशकी सवालात अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इसके साथ साथ आपको एक वीडियो भी भेजी गई थी, उस ड्रामे को भी दोबारा आपने गौर से देखना है।